हेडिंग मैं यहाँ पर लगा देता हूँ भाई अपने पास। नंबर 1 हम बात करेंगे किस पर, एसेट्स पर। तो एसेट्स क्या है भाई, हम पहले लिख लेते हैं इसको। एसेट्स आर द रिसोर्सेस, एसेट्स आर द रिसोर्सेस। आसान लफ्जों का इस्तेमाल करूंगा और एक एक वर्ड को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये सारी चीजें एसेट्स क्यों हैं, ये भी हम समझेंगे। तो एसेट्स आर द रिसोर्सेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स आर द रिसोर्सेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस और कंपनी which provide expected future economic benefits, ठीक है जनाब, मैं रीड करता हूं एक दफा फिर। क्या लिखा आपने कि भाई एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस विच प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। या अगर आप इसको इस तरह भी लिख लें, फ्यूचर बेनिफिट सिर्फ लिख लें, ठीक है, तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या बात होगी यहां पर कि हमने कहा कि एसेट्स क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं। चले बिजनेस को छोड़ें, आप अपने ऊपर रखकर सोचें कि भाई हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज नॉर्मली होते हैं आमतौर पर। मैंने कहा भाई मेरे पास अगर कैश मौजूद है तो ये मेरा क्या है, रिसोर्स है। मेरे बैंक में अगर पैसे रखे हुए हैं तो ये भी मेरा क्या है, रिसोर्स है। अच्छा मेरे पास अगर लैंड है, जमीन है, तो वो भी मेरा क्या है, रिसोर्स। बिल्डिंग मौजूद है, ये भी रिसोर्स है मेरा। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज, मेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो मेरे रिसोर्सेज है। मेरे पास कोई प्लांट एसेट्स मौजूद है, प्लांट मतलब मेरा हैवी मशीनरीज मौजूद हैं, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, मेरे एसेट्स। मेरा गाड़ी मौजूद है, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, एसेट, यानी मेरा ये रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर ये सब मैंने ओन किया हुआ है, मतलब मैं अगर खरीदता हूं इन सारी चीजों को, तो मतलब ये मेरी ओनरशिप में, और अल्टीमेट मैं अगर ओन कर रहा हूं तो मींस मैं इसको कंट्रोल भी कर रहा हूं। तो अब वो चीज है जो मैं ओन कर रहा हूं, जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, और वो मेरे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। अब आप मुझे बताएं क्या मैं इन तमाम चीजों से फ्यूचर में बेनिफिट ले सकता हूं या नहीं। तो जवाब है यस, आप फ्यूचर में इनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, आप फ्यूचर में इन तमाम चीजों से बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेते हैं या नहीं लेते ये एक अलग बात है, कि जब हम इनको, इन तमाम रिसोर्सेस को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उनसे क्या लेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये तमाम चीजें मेरी क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। यानी आपने एसेट्स के लिए क्या देखना है कि वो एक रिसोर्स है और आप उसको इस्तेमाल करोगे, और करके आप क्या करोगे, उनको, उनसे फ्यूचर में बेनिफिट हासिल कर पाओगे, तो वो आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा आप इसी बात को बिजनेस पे रख लें। भाई बिजनेस पे रखें, मैंने एक शॉप ओपन की, एक दुकान खोली मैंने। अब मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास आज दुकान में क्या क्या, मैंने दुकान खरीद ली, तो सबसे पहला तो एसेट मेरा यहां पर क्या हो गया, आपने कहा भाई वो दुकान, वो शॉप आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। अब मैंने क्या किया भाई, उसमें फर्नीचर ला के रखा, फिक्सचर्स लगाए, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी मेरे क्या होगा, एसेट्स। क्यों होगा ये एसेट्स, देखे कैसे एसेट्स हो गए भाई। मैं उस दुकान को, क्या वो दुकान मेरा रिसोर्स है, जवाब है यस, रिसोर्स है। क्या मैं उस रिसोर्स को इस्तेमाल करूंगा इस मकसद के लिए कि मैं उससे क्या लूंगा, फ्यूचर में बेनिफिट लूंगा ना, और वो बेनिफिट किस शक्ल में मिलेगा, लाजमी सी बात है वहां पर मैं सामान लाकर रखूंगा और सामान को बेचूंगा। तो वो जब बेचूंगा तो बेचकर मुझे क्या मिलेगा, वहां से इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो इन टर्म ऑफ मनी मुझे वहां से क्या मिल रहा है, मुझे वहां से बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। तो आज क्या, जिस डेट पर मैंने दुकान खरीदी है, क्या मैं उसको अपने पास एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूं, क्या मैं उसको एसेट बोल सकता हूं। तो जवाब है यस, मैं उसको एसेट बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि वो रिसोर्स भी है और उससे मैं फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि ये दुकान मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो इस वजह से वो मेरा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। तो ये दो बातें आपने बहुत ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि आपकी वो ओनरशिप में, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो रिसोर्स है, और आप उसको इस्तेमाल करके फ्यूचर में उससे क्या लोगे, बेनिफिट लोगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपके बिजनेस का एसेट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लाजमी सी बात है, माल लाकर रखूंगा तो फर्नीचर में, फिक्सचर्स में रखूंगा, शेल्फ बनवाऊंगा, तो ये सब फर्नीचर फिक्सचर्स मेरे क्या हो गए, ये भी मेरे एसेट्स हैं, क्योंकि मैं इनको भी इस्तेमाल करूंगा, ये भी मेरे रिसोर्सेज हैं। ऐसी अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो कैश मौजूद है, मेरे ड्रॉर में जो कैश मौजूद होगा, मैंने बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया बिजनेस के नाम से, तो बैंक अकाउंट में जो पैसा होगा वो भी मेरा क्या होगा, रिसोर्स होगा। और उनको भी मैं क्या करूंगा भाई, बिजनेस में इस्तेमाल करके, और उससे भी रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट करूंगा, इनकम कमाऊंगा उससे मैं।
पैसे इन टर्म ऑफ मनी मुझे फ्यूचर में भी क्या होगा, उससे बेनिफिट होगा। तो इस वजह से इन सारी चीजों को मैं क्या बोलूंगा, एसेट्स बोलूंगा। तो ये एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो हम वो लिख लेते हैं अपने पास। आपने क्या भाई, नंबर 1 आपने कहा कैश आपके बिजनेस का हो गया एसेट। दूसरी बात हो गई आपने कहा भाई कैश एट बैंक, बैंक में रखा हुआ पैसा, वो भी आपके बिजनेस का क्या हो गया, वो भी हो गया आपके बिजनेस का एसेट। उसके अलावा भाई नंबर 3 मेरे पास कुछ और चीजें जिसको हम कहते हैं सप्लाईज। अच्छा बेटा, सप्लाईज या फिर इसको हम स्टेशनरी भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर लेवल पे वैसे तो सप्लाईज और भी बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल आपके पास जो आएगा वो केस वो सिर्फ किसी हवाले से आएगा, स्टेशनरी के हवाले से ही डिस्कशन है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना सा कि भाई सप्लाईज अगर आप देखेंगे तो आपको अमेरिकन राइटर्स की बुक में सप्लाईज लिखा हुआ नजर आएगा, और जो ब्रिटिश राइटर्स हैं उनकी बुक्स में आपको स्टेशनरी लिखा हुआ नजर आएगा। तो जितनी भी हमारी स्टेशनरी है, क्या मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, क्या मेरे ये रिसोर्सेज हैं, यस ये भी मेरे क्या है, रिसोर्सेज, जिनको मैं इस्तेमाल करके क्या करूंगा, फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करूंगा। अल्टीमेट मेरा टारगेट क्या है कि मुझे रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू मतलब मुझे इनकम चाहिए। ठीक है, और इनकम चाहिए तो इनकम अल्टीमेट मुझे किस शक्ल में मिलेगी। अगर आप ये कहते हैं कि भाई फ्यूचर में ये मुझे इनकम मिलेगी, तो इनकम किस शक्ल में मिलेगी, अल्टीमेट इनकम आपको कैश की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो पैसे की टर्म में, मॉनेटरी टर्म में आपको क्या मिलेगा, इनसे इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन आज अगर मैं कहता हूं भाई आज के लिए तो मेरे लिए फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, मैं एक्सपेक्ट ही कर सकता हूं ना किसी चीज के लिए। तो अगर वही चीज मेरे लिए, अब कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि आप उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर सकते कि भाई उनको आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करके भी आप उससे इनकम जनरेट कर पाओ या पैसा जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो वो एसेट्स नहीं कहलाएंगे, सिर्फ वही चीजें एसेट्स कहलाएंगी जिनको आप बिजनेस में एफिशिएंटली इस्तेमाल करोगे, और इन फ्यूचर आप उससे फिर लाजमी सी बात है उससे कैश फ्लोज भी आप क्या करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे हाँ कैश मिलेगा उससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपके एसेट्स। तो आगे बढ़ते हैं भाई, सप्लाईज या स्टेशनरी भी हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो हमारा अगला एसेट है वो क्या है, हम यहां पर लिखते हैं भाई, मैंने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या फिर इसको हम स्टॉक के नाम से भी लिखते हैं, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। देखिए बेटा, ये जो स्टॉक का लफ्ज मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने इन्वेंट्री के लिए, यानी मैं इन्वेंट्री कहूं या स्टॉक कहूं, बात एक ही है। और ये जो मर्चेंडाइज है इसका मतलब अलग है। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, देखिए मर्चेंडाइज उन चीजों को कहते हैं, हम मर्चेंडाइज के जगह पर एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, गुड्स या मर्चेंडाइज, बात एक ही है। देखिए जिस चीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं, सबसे अहम बात क्या है यहां पे समझने वाली, कि जिन चीजों में मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं, यानी जिस चीज को मैं खरीदता हूं और इस नियत से खरीदता हूं कि मैंने उसको अपने पास रखना नहीं है, मैंने उसको क्या करना है, आगे मार्केट में सेल आउट कर देना है, आगे बेच देना है। इंटेंशन मेरी क्या है कि मैंने उसको आगे बेच देना है। तो इसका मतलब कि मैं उन चीजों की ट्रेड कर रहा हूं, मैं उसके खरीदो फरोख्त का ही तो कारोबार करता हूं। लेट सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने मेरी एक फार्मेसी है, फार्मेसी से मुराद क्या है, मतलब जहां पर मैं क्या करूंगा, दवाइयां खरीदूंगा और उसको आगे बेचूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो दवाइयां हैं, वो जो मेडिसिन हैं, वो क्या कहलाएगी, मेरी मर्चेंडाइज कहलाएगी। मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा हूं, तो स्टेशनरी जितनी भी मैं खरीदूंगा और बेचूंगा तो स्टेशनरी क्या कहलाएगी, मेरी मर्चेंडाइज कहलाएगी। मेरी शॉप में जनरल आइटम्स होते हैं, आटा, दालें, चीनी वगैरह, ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, मेरी मर्चेंडाइज कहलाएगी। आई थिंक सो बात समझ आ गई आपको। अब ये इन्वेंट्री या स्टॉक क्या होता है, देखिए इन्वेंट्री या स्टॉक से मुराद ये है कि कोई एक सर्टेन पीरियड हम ले लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं सबसे शॉर्ट पीरियड क्या होगा, आपने कहा एक दिन, तो अगर सुबह से लेकर रात तक मैं माल बेचता हूं, रात में जब दुकान बंद करके जाने लगता हूं, तो बंद करते वक्त मेरे पास जितना भी माल, मर्चेंडाइज, गुड्स बची भी होगी, वो क्या कहलाएगा, मेरा इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाएगा। यही काम मैं वीकली बेसिस पर भी कर सकता हूं कि हर वीक में एक दफा क्या करूं, मैं अपना स्टॉक चेक करूं। यही काम मैं मंथली बेसिस पर भी कर सकता हूं कि हर मंथ में क्या करूं, अपना स्टॉक चेक करूं। यानी अल्टीमेट मैं कहूंगा कि भाई इन्वेंट्री मुझे किसको लिखना है, जो बचा हुआ माल है। अब चाहे मैं उसको डेली बेसिस पर देखूं, चाहे मैं उसको वीकली बेस पर देखूं, चाहे मैं उसको मंथली बेस पर देखूं, चाहे मैं उसको क्वार्टरली बेस पर देखूं। क्वार्टरली बेस का मतलब क्या है, आपने कभी साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो हर क्वार्टर 3 महीने का बना आपका। ठीक है, तो अब क्वार्टरली बेस यानी हर 3 महीने बाद मैं अपने स्टॉक को देखता हूं कि भाई कितनी इन्वेंट्री है मेरे पास, उसके बाद अगले 3 महीने बाद कितनी इन्वेंट्री है, उसके अगले 3 महीने बाद कितनी इन्वेंट्री है। तो आई थिंक सो कि स्टॉक भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं कहता हूं कि आज मेरे पास स्टॉक मौजूद है, मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मौजूद है, तो ये एसेट क्यों है, एसेट इस वजह से है कि भाई ये भी तो मेरा अल्टीमेट एक रिसोर्स है, जिसको मैं क्या करूंगा, जिसको मैं कल बेचूंगा।
यानी आज मैं इस इन्वेंट्री से एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना, क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। क्यों एक्सपेक्ट कर सकता हूं? क्योंकि जब मैं इसको बेचूंगा तो अल्टीमेट मुझे बेनिफिट मिलेगा ना, मॉनेटरी सेंस में पैसे मिलेंगे ना मुझे बेचकर इसको। तो इस वजह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक भी आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा बेटा? एसेट कहलाएगा। ठीक है जनाब, क्लियर हो गई यहां तक के बाद भी? ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है भाई, दो अकाउंट्स हम और यूज करते हैं, दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, और एक और हम लिखते हैं भाई अपने पास नोट्स रिसीवेबल। अच्छा बेटा, आप लोगों ने शायद सुना हो कि एसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। फिर हम ये कहते हैं कि नॉन करंट एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। देखिए फिलहाल मैं जो डिस्कस करूंगा अभी, वो क्या करूंगा? वो सिर्फ एसेट्स को डिस्कस करूंगा कि एसेट्स क्या है, और सारे एसेट्स आपको बता दूंगा। फिर आगे चल के मैंने इसको क्या किया, मैंने ब्रेक किया, जिस चैप्टर की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी बात हम वहां पर डिस्कस करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि आप क्या कर पाओगे, हर चीज को लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाओगे, और जब उसकी प्रैक्टिकल आप एप्लीकेशन भी देखोगे, यानी अभी आपको अगर मैं करंट और फिक्स अलग भी बता देता हूं, तो जो जर्नल एंट्रीज का अगला आपने चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के अंदर आपको उसका एप्लीकेशन कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे होंगे, करंट और फिक्स को अलग अलग नहीं, मतलब वैसे तो अलग अलग ही होते हैं, मतलब वहां पर जब जस्ट हम रिकॉर्डिंग सीखेंगे और एसेट के नाम से इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, यानी वहां हम ये नहीं बता रहे होंगे कि हमने करंट एसेट रिकॉर्ड किया है, नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड किया। लेकिन जब इसको प्रेजेंट करने जाएंगे, जो मैंने डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, उनकी रिपोर्ट्स बनाते हो, तो जब इनको प्रेजेंट करने जाएंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अपने बनाएंगे, तो मैं वहां पर इनको अलग अलग करूंगा, क्लासिफाइड फॉर्म में लेकर आऊंगा कि करंट क्या होते हैं, कौन से होते हैं, नॉन करंट कौन से होते हैं, इन बातों को हम वहां डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जिस तरह मैं आपको लेकर चल रहा हूं, आप मेरे साथ वैसे वैसे चलते रहेंगे। तो जब ये हमारा कोर्स पूरा खत्म होगा, तो यकीनन आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, नॉलेज भी होगी, और एग्जाम को पास करना जो आजकल बच्चों का सबसे पहला टारगेट होता है, जबकि पहला टारगेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए, एग्जाम फोकस नहीं होना चाहिए। तो जब आप इन दो चीजों को फोकस करते हैं तो एग्जाम ऑटोमेटिकली फोकस्ड होता है। ठीक है, खैर एग्जाम को भी हम फोकस करेंगे। तो जब आप ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आपके सामने ये तीनों चीजें आप क्या कर पाएंगे, आसानी से उन पे ग्रिप होगी आपकी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे एसेट्स पर, तो ये जो पांचवा और छठा है, इसमें जरा समझें। मैंने इधर लिखा भाई रिसीवेबल, अकाउंट्स और नोट को फिलहाल 2 मिनट साइड पे करें और सिर्फ रिसीवेबल का मतलब समझें कि ये रिसीवेबल का मतलब क्या है। देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे पैसे मिल गए, तो आप कहेंगे कि मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, आप बोलेंगे रिसीव्ड कौन सी फॉर्म, पास सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप। देखिए एक तो वर्ड है रिसीव का मतलब होता है वसूल करना। अगर मैं बोलूं रिसीव्ड तो मतलब वसूल कर लिया। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई मैंने कुछ काम करके दिया किसी को, लेट सपोज मैंने पढ़ाया और उस पढ़ाने के मुझे अभी पैसे नहीं मिले, मतलब मैं अपनी सर्विस दे चुका हूं, अपना काम करके दे चुका हूं, लेकिन उसके बदले पैसे नहीं मिले। या अगर मैं कहूं मेरी दुकान है और मैंने उस दुकान में से सामान तो बेच दिया, लेकिन अभी उसके बदले मुझे उसके पैसे नहीं मिले, मेरा कस्टमर कहता है कि भाई 15 दिन बाद पैसे ले लेना। तो आज चूंकि मैंने माल तो बेचा है और अकाउंटिंग की डिमांड क्या है, मुझे रिकॉर्ड तो करना है और आज की तारीख में ही रिकॉर्ड करना है, तो अब मैं उसको क्या बोलूं, रिसीव तो किया नहीं मैंने, पैसे तो मुझे मिले नहीं, तो मैं उसको बोलूंगा रिसीवेबल का मतलब यह है कि मैं इसको फ्यूचर में रिसीव करूंगा। आज ये क्या है, आज ही मेरे लिए क्या कहलाएगा, रिसीवेबल कहलाएगा, क्योंकि मुझे अभी पैसे मिले नहीं है। अब इसमें दोनों जगह आपको वो रिसीवेबल नजर आ रहा होगा, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल। देखिए बेटा, सिर्फ फर्क इतना सा है, अकाउंट रिसीवेबल हम कहते हैं ओरल एग्रीमेंट, और नोट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जब रिटर्न में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, इसकी डिटेल में भी हम आगे जाकर इसकी डिटेल में भी जाएंगे कि नोट रिटर्न किस तरह से, प्रोमिसरी नोट में से इसका पूरा नाम है प्रोमिसरी नोट, लेकिन इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी इतनी बात काफी है कि ये ओरल एग्रीमेंट है और ये क्या है बेटा, आपके लिए रिटर्न एग्रीमेंट है। अल्टीमेट रिसीवेबल का मतलब दोनों जगह सेम है कि मुझे पैसे रिसीव करना। ओरल ही हो जाएगा 15 दिन बाद पैसे ले लेना, तो ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा। रिटर्न हो जाएगा, प्रोमिसरी नोट साइन हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, फिर मुझे नोट रिसीवेबल रिकॉर्ड करना होगा अपने पास। अल्टीमेट ये दोनों ही मेरे बिजनेस के एसेट्स हैं। क्यों एसेट बोल रहा हूं भाई, पैसा किसका, माल किसका था जो बेचा मैंने, मेरा था, उसके पैसे मुझे मिले नहीं मिले, कब मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। तो मैंने कहा जो रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे
क्या जब मुझे पैसे मिल जाएंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो क्या मैं फिर भी ये कहूंगा रिसीवेबल? नो, फिर मैं कहूंगा अब मेरा रिसीवेबल नहीं रहा। तो इसका मतलब मैं अपने पास अपनी बुक से, अपने रिकॉर्ड से रिसीवेबल को हटा दूंगा क्योंकि मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो आज मैं ये कह रहा हूं, तो क्या भाई कि फ्यूचर में मुझे इस चीज से क्या होगा? फ्यूचर में क्या मिलेगा? मुझे बेनिफिट मिलेगा इन टर्म ऑफ कैश। तो ये भी मेरे बिजनेस का क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। ठीक है, और अल्टीमेट जो गुड्स मैंने दिए वो मेरी हैं। ठीक है, तो उसके बदले मुझे पैसा या तो मिल जाता, नहीं मिला तो कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में भी मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा, तो ये भी मेरे बिजनेस का क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। तो हमने कहा भाई कैश हो गया, कैश एट बैंक, सप्लाईज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, ये सारे हमारे क्या होगा? एसेट्स। और भी हैं, और क्या है आपके पास भाई? आगे बढ़ते हैं, 7 पर जाते हैं। तो आपने कहा भाई लैंड, 8 पर जाते हैं, आपने कहा बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं भाई आपके पास मशीनरी, और आगे बढ़ते हैं भाई इक्विपमेंट्स। और क्या हो सकता है आपके पास? आपने कहा फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। और आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पर जाते हैं व्हीकल्स, गाड़ियां। अच्छा, अब क्या भाई आपके पास? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर और व्हीकल्स। ये सब क्या है भाई? ये भी आपके एसेट्स हैं। ये भी एसेट्स हैं और ये भी क्या है भाई? एसेट्स हैं। आपने कहा भाई लैंड कैसे एसेट है? भाई जमीन को इस्तेमाल करूंगा और उससे क्या करूंगा? फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा, यकीनन मिलेगा। ठीक है, और यकीनन वो जो बेनिफिट है, आज तो मैं ये कहूंगा ना मेरे लिए एक्सपेक्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे मिल जाएगा तो फिर वो अल्टीमेट मेरे लिए बेनिफिट कहलाएगा। लेकिन आज क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको मैं एसेट अपने पास? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली यही बात बिल्डिंग पर है। भाई मेरी बिल्डिंग है, मैंने वो बिल्डिंग खरीदी। पहली बात क्या है? खरीदी, ओनरशिप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैंने वो बिल्डिंग रेंट पर ली है, ये भी बात है। अगर मैंने वो दुकान, जो दुकान की एग्जांपल दी थी मैंने, अगर वो दुकान मैंने रेंट पर ली होती तो फिर मैं उसको अपने पास एसेट रिकॉर्ड नहीं करता। ये कंफ्यूजन अगर है दिमाग में, यकीनन किसी न किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो रेंट पर हम बिल्डिंग लेते हैं, या रेंट पर मैंने दुकान ली, या रेंट पर मैंने ऑफिस लिया, तो वो प्रीमिसेस, वो बिल्डिंग, वो शॉप क्या मेरा एसेट होगा? नो, वो तब आपका एसेट नहीं होगा क्योंकि वो आपकी ओनरशिप में नहीं है। ओनरशिप का होना जरूरी है एसेट के लिए, राइट। एक केस होता है जिसमें लीजिंग का जिक्र आता है। चूंकि अभी आपका वो लेवल नहीं, इसलिए मैं वो बात अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, बट मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस जरूर करूंगा। लीज में कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वो अभी ओनरशिप में नहीं होती, लेकिन आपकी ओनरशिप में बाद में आ जाएगी, तो उसको आप एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पास। वो कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस है, 1-2 कंडीशंस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, जब थोड़ा सा आपको समझ आने लगेगी कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। तो अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता उसको, ठीक है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं भाई बिल्डिंग की, और बिल्डिंग और लैंड ओनरशिप में होना जरूरी है। मशीन भी आपकी ओनरशिप में। भाई मशीन को भी तो मैं ले सकता हूं ना, रेंट पे ले सकता हूं, कुछ टाइम के लिए लिया और वापस कर दूंगा। अक्सर कंप्यूटर वगैरह इक्विपमेंट्स, अगर मैं कुछ कोर्सेज करवाने जा रहा हूं, मैंने क्या किया भाई 6 महीने के कोर्सेज और 6 महीने का मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो मैंने किसी से कहा भाई ठीक है 6 महीने के लिए मुझे अपने ये कंप्यूटर्स दे दो और 6 महीने में यूज करके आपके कंप्यूटर आपको वापस कर दूंगा। तो मैं उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, हाँ उसका रेंट जरूर पे करता रहूंगा हर महीने। तो वो क्या कहलाएगा? वो एक्सपेंस कहलाएगा। वो जो एक्सपेंस पड़ेंगे तो वहां पर बताऊंगा। तो इसी तरह से इक्विपमेंट। अच्छा, मशीनरी और इक्विपमेंट, देखिए जो लार्ज, जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनके लिए हम मशीनरी का या मशीन का या प्लांट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और जो मूवेबल मशीनरीज होती हैं, छोटी मशीनरीज होती हैं, उनको हम कहते हैं इक्विपमेंट्स। जस्ट लाइक कैमरा है, इक्विपमेंट है। इसी तरीके से कंप्यूटर है, फैक्स मशीन है, प्रिंटर है, ये सब क्या है? फोटोस्टेट मशीन है। ये क्या कहलाएंगे? मेरे इक्विपमेंट्स कहलाएंगे। अल्टीमेट है तो ये भी मशीन ही, ठीक है। अच्छा भाई, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स क्लियर है भाई ये बात भी, और व्हीकल्स मतलब गाड़ियां। तो ये सारे बेटा आपके बिजनेस के कहलाएंगे एसेट्स। काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया कि एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।